आज का विषय निकोला टेस्ला की साथ खोई हुई प्रौद्योगिकियां जिनसे वैश्विक संभ्रांत अभिजात वर्ग को खतरा पैदा हो गया था। एफबीआई द्वारा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध अन्वेषकों में से एक का लगभग 2 ट्रक कागजात जब्त करने के 73 साल बाद संघीय जांच ब्यूरो ने दस्तावेजों को जनता के लिए जारी कर दिया। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि टेस्ला की मृत्यु 7 जनवरी 1943 को नहीं हुई थी, जैसा कि पहले माना जाता था, बल्कि एक दिन बाद 8 जनवरी को हुई थी। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्किमडज, क्रोएशिया में हुआ था। निकोला टेस्ला रोमन कैथोलिक घर में पैदा हुआ था। वह अपने माता पिता के चौथे बच्चे थे। उनके एक बड़े भाई डेन, 2 बड़ी बहनों एंजिनिया और मिल्का और एक छोटी बहन मारिका थी। उनके पिता एक सच्चे रूढ़िवादी चर्च में एक पादरी थे। इन्हें 3 अंक से नफरत थी और जब ये बूढ़े हो चले थे तब कभी कभी सपनों में इन्हें कबूतर दिखाई देता था जो उन्हें कहता था कि अब तुम्हारे जाने का समय हो गया है, अब तुम्हारा प्रयोग खत्म हो चुका है। सामान्य तौर पर एफबीआई दस्तावेजों में कई विवरण सामने आए जिससे टेस्ला, उनके जीवन, उनके आविष्कारों और उनकी विरासत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसमें बहुत कुछ बदल गया। टेस्ला अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने मानव जाति के लिए एक उज्ज्वल और सकारात्मक भविष्य की कल्पना की क्योंकि उन्होंने सैकड़ों ऐसी तकनीकों का पेटेंट कराया और बनाया जिनकी पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी, न ही कल्पना करने की हिम्मत की थी। यह ठीक ही कहा गया है कि क्रोएशिया में जन्मे आविष्कारक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। इस लेख में हम टेस्ला के साथ खोए हुए आविष्कारों पर एक नज़र डालते हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। टेस्ला का यूएफओ एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं कि टेस्ला पूरी तरह से मुफ्त ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के समर्थन में था। माना जाता है कि टेस्ला के क्रांतिकारी वाहन के तरीके और डिजाइन उन लोगों के विवरण से मेल खाते हैं जिन्होंने डिस्क के आकार की उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओ को देखा था। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला के यूएफओ में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल लेंस से बनी आंखें थीं जो चतुर्भुज में व्यवस्थित थीं, जिससे पायलट को सब कुछ देखने की अनुमति मिलती थी। स्क्रीन और मॉनिटर को एक कंसोल पर रखा जाता है जहां ब्राउज़र वाहन के चारों ओर के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर सकता है, और टेस्ला के अविश्वसनीय आविष्कार में आवर्धक लेंस भी शामिल थे जिनका उपयोग स्थिति बदले बिना किया जा सकता था। ऐसे वाहन का प्रमाण 1911 में निकोला टेस्ला और द न्यूयॉर्क हेराल्ड के बीच एक साक्षात्कार में पाया जा सकता है। मेरी उड़ने वाली मशीन में न तो पंख होंगे और न ही प्रोपेलर। आप इसे जमीन पर देख सकते हैं और आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि यह एक उड़ने वाली मशीन है। फिर भी यह मौसम की परवाह किए बिना और हवा में छेद या नीचे की ओर की धाराओं से बेखबर होकर पूरी सुरक्षा के साथ हवा में किसी भी दिशा में अपनी इच्छानुसार अब तक की तुलना में अधिक गति से आगे बढ़ने में सक्षम होगा। यह हवा में, यहाँ तक कि आंधी में भी, काफी समय तक बिल्कुल स्थिर रह सकता है। इसकी उठाने की शक्ति किसी भी ऐसे उत्कृष्ट उपकरण पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि सकारात्मक यांत्रिक क्रिया पर निर्भर करेगा। टेस्ला की डेथ रे। एफबीआई द्वारा अवर्गीकृत दस्तावेजों को जारी करने से पहले कई लोगों का तर्क है कि टेस्ला की डेथ रे सिर्फ एक और साजिश थी। पहले यह माना जाता था कि टेस्ला की डेथ रे मौजूद नहीं थी और एफबीआई ने 1 दशक से अधिक समय तक दावा किया था कि उनके किसी भी एजेंट ने कभी भी टेस्ला के कागजात की जांच नहीं की थी, न ही ब्यूरो के पास उनमें से कोई भी था। हालांकि एफबीआई द्वारा टेस्ला की फाइलें प्रकाशित करने के बाद हमें पता चला कि प्रकाशित फाइलों में एफबीआई के पहले निदेशक जे एडगर हूवर को संबोधित एक पत्र एक लेख के महत्व पर प्रकाश डालता है जिसमें टेस्ला डेथ रे के बारे में बात करता है और भविष्य के युद्ध के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ में यह अनुशंसा की गई कि टेस्ला को विदेशी दुश्मनों से बचाने के लिए लगातार निगरानी में रखा जाए जिनकी रुचि युद्ध और या रक्षा के ऐसे अमूल्य उपकरण के रहस्य जानने में हो सकती है। मुफ्त ऊर्जा और वायरलेस बिजली। जेपी मॉर्गन से फंडिंग की मदद से टेस्ला ने प्रसिद्ध वार्डेनक्लिफ टावर का सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण किया। यह संरचना एक विशाल वायरलेस ऊर्जा ट्रांसमिशन स्टेशन थी जो टेस्ला के अनुसार लंबी दूरी तक वायरलेस ऊर्जा संचारित करने की क्षमता रखती थी। टेस्ला ने वार्डेनक्लिफ टावर को एक विशाल मुक्त ऊर्जा परियोजना की शुरुआत के रूप में देखा। टेस्ला टावर का उपयोग न केवल मुफ्त ऊर्जा संचारित करने के लिए बल्कि पूरे पृथ्वी में संदेश, टेलीफोन कॉल भेजने के लिए करना चाहता था। जैसा कि स्वयं टेस्ला ने समझाया है, पृथ्वी
अंतरिक्ष में घूम रही एक आवेशित धातु की गेंद की तरह है, जो विशाल, तेजी से बदलती इलेक्ट्रोस्टैटिक ताकतों का निर्माण करती है, जो गुरुत्वाकर्षण की तरह पृथ्वी से दूरी के वर्ग के साथ तीव्रता में कम हो जाती है। चूंकि प्रसार की दिशा पृथ्वी से विकिरणित होती है, तथाकथित गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर होता है। उनके सिद्धांत इस विचार पर आधारित थे कि हमारे ग्रह में संकेतों को संचालित करने की क्षमता है। कई अलग अलग टावरों का उपयोग करके टेस्ला इस विचार को कार्यान्वित कर सकता था। हालांकि, और जैसा कि हमने इतिहास से सीखा है, मुफ्त ऊर्जा के विचार का वास्तव में बड़े निगमों द्वारा स्वागत नहीं किया गया है। आखिरकार, जनता को मुफ्त ऊर्जा क्यों दें जब आप जनता से बड़ी कीमत वसूल सकते हैं? अंततः टेस्ला की फंडिंग रद्द कर दी गई और टावर को नष्ट कर दिया गया। साथ ही टेस्ला के मुक्त ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया के विचारों को भी नष्ट कर दिया गया। टेस्ला का ऑसिलेटर। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण 1893 ईस्वी में टेस्ला द्वारा पेटेंट कराया गया था। इस उपकरण को लोकप्रिय रूप से टेस्ला की भूकंप मशीन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि एक यूरोपीय आविष्कारक द्वारा दावा किया गया कि उनके उपकरण के कारण 1898 ईस्वी में न्यूयॉर्क में भूकंप आया था। दूसरे शब्दों में, उपकरण कथित तौर पर भूकंप को ला सकता है, जिसका अर्थ है कि इसे युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि टेस्ला की तकनीक को बाद में और विकसित किया गया था और हार्प द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। टेस्ला का भविष्यवादी विमान। ऐसे उपकरण बनाने के अलावा जिन्हें संभावित रूप से हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और ऐसी संरचनाएं जो दुनिया को मुफ्त ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं, निकोला टेस्ला ने विद्युत चालित हवाई जहाज़ों पर भी काम किया, जो रिपोर्टों के अनुसार यात्रियों को 3 घंटे में न्यूयॉर्क से लंदन तक पहुंचा सकते हैं। ये विमान कोई साधारण वाहन नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि वे पृथ्वी के वायुमंडल से सीधे ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम थे और उन्हें कभी भी रुकने और ईंधन भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ऐसे विमान क्यों बनाया जाए जो मुफ्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं, अगर इसे बेचकर अरबों डॉलर कमाए जा सकते हैं? 1898 ईस्वी में ड्रोन। 100 साल से भी अधिक पहले टेस्ला ने ड्रोन का आविष्कार किया था। तो हर कोई जो सोचता है कि ड्रोन वास्तव में नवीनतम प्रौद्योगिकियों का एक उत्पाद है, तो आप गलत हैं। इसे टेस्ला का ऑटोमेशन कहा जाता था। और मज़ेदार बात यह है कि यह तकनीक 100 वर्षों से भी अधिक समय से सरकार के पास थी। इससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यह संभव है कि उन्होंने आधे दशक से भी पहले ड्रोन को अपनाया, आगे विकसित किया और इस्तेमाल किया? यहाँ टेस्ला के ड्रोन पेटेंट का एक अंश दिया गया है। ज्ञात हो कि मैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक निकोला टेस्ला, जो न्यूयॉर्क में काउंटी और न्यूयॉर्क राज्य में रहता हूँ, ने दूर से संचालन को नियंत्रित करने के तरीकों और उपकरणों में कुछ नए और उपयोगी सुधारों का आविष्कार किया हूँ। प्रोपेलिंग इंजन, स्टीयरिंग उपकरण और चलती निकायों या फ्लोटिंग जहाज़ों द्वारा किए गए अन्य तंत्र, जिनमें से निम्नलिखित एक विनिर्देश है। संदर्भ उसी के साथ आने वाले चित्रों के लिए है और उसी का हिस्सा है। जिस आविष्कार का मैंने वर्णन किया है वह कई मायनों में उपयोगी सिद्ध होगा। किसी भी उपयुक्त प्रकार के जहाज़ों या वाहनों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे जीवन, प्रेषण या पायलट नौकाएं या इसी तरह, या पत्र, पैकेज, प्रावधान, उपकरण, वस्तुएं या किसी भी विवरण की सामग्री ले जाने के लिए, दुर्गम क्षेत्रों के साथ संचार स्थापित करने और अन्वेषण के लिए, व्हेल या समुद्र के अन्य जानवरों को मारने या पकड़ने के लिए, और कई अन्य वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए। लेकिन मेरे आविष्कार का सबसे बड़ा मूल्य युद्ध और हथियारों पर इसके प्रभाव से उत्पन्न होगा, क्योंकि इसकी निश्चित और असीमित विनाशकारिता के कारण यह राष्ट्रों के बीच स्थायी शांति लाएगा और बनाए रखेगा। अंतरिक्ष यान के लिए प्रणोदन प्रणाली और टेस्ला का गुरुत्वाकर्षण का गतिशील सिद्धांत। जब हमने टेस्ला के यूएफओ के बारे में कुछ इसी तरह की चर्चा की, सच्चाई यह है कि वह उड़ने वाली वस्तुओं से भी आगे निकल गया। मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के एक अप्रकाशित लेख में टेस्ला ने गुरुत्वाकर्षण के अपने गतिशील सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा कि चमकदार ईथर सभी स्थानों को भर देता है। टेस्ला ने कहा कि ईथर जीवन देने वाली रचनात्मक शक्ति द्वारा कार्य करता है। ईथर को प्रकाश की गति के करीब, अनंत भंवर में फेंक दिया जाता है, जो विचारणीय पदार्थ बन जाता है। फिर बल कम हो जाता है और गति बंद हो जाती है। फिर पदार्थ परमाणु क्षय का एक रूप में वापस आ जाता है।